तो हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तैयारी चल रही होगी जोर शोर से। थोड़ा विलम्ब हुई क्लास में आज भी, है ना। तो हम लोग फिजिक्स का आज शेड्यूल में है ना। फिजिक्स हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्लास जो पिछला क्लास हम लोग फिजिक्स में किए थे, दर्पण तक हम लोग कर लिए थे, दर्पण पूरा समझ लिए थे, दर्पण तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं था। आज हम लोग जो है दूसरा चैप्टर जो है ना, प्रकाश का अपवर्तनांक, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना, चैप्टर 2 पढ़ेंगे। लेकिन थोड़ा बहुत जो है चैप्टर 1 का कुछ कुछ चीज बचा हुआ है, जिसको हम लोग कर लेते हैं, फिर हम लोग चैप्टर 2 में भी आज घुसेंगे, है ना। ठीक है, कोई दिक्कत है ना। चलिए, तो हम लोग दर्पण पढ़े थे। दर्पण, दोनों दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण का क्या, किसका क्या उपयोग था, सब चीज हम लोग जान लिए थे। जैसे एक क्वेश्चन है कि हजामत बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, हजामत बनाने में, दाढ़ी बनाने में, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब क्या होता है, थोड़ा बड़ा बनता है। उसके बाद गाड़ी के साइड मिरर में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब थोड़ा छोटा बनता है, इसलिए पीछे जो है विस्तृत क्षेत्र जो है छोटा सा दर्पण में अट जाए, इसलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। उसके बाद जो है सोलर कुकर में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, सोलर कुकर में जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण क्या है, अभिसारी दर्पण। तो सूर्य के प्रकाश को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करके वो क्या कर देता है, एक ही पॉइंट पर जमा कर देता है। अभिसारी मतलब होता है एक पॉइंट पर जमा होना। प्रकाश पुंज में हम लोग पढ़े थे ना, अपसारी, अभिसारी और समांतर। तो अभिसारी में क्या पढ़े थे, एक ही बिंदु पर आकर के जमा होना, है ना, अभिसारी होता है। तो अवतल दर्पण आपका अभिसारी दर्पण है, इसलिए सोलर कुकर में भी उसी का प्रयोग किया जाता है, ताकि चारों तरफ से आने वाले सूर्य प्रकाश को एक ही बिंदु पर क्या किया जाए, जमा कर दिया जाए। ठीक है। तो हम लोग जो है थोड़ा आज, एक मिनट, तो हम लोग जो है आज थोड़ा इसका प्रयोग तो समझ ही गए थे उस दिन, है ना। हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए, हम लोग जो है प्रतिबिंब से स्टार्ट करते हैं। प्रतिबिंब क्या होता है ना, प्रतिबिंब, इमेज, है ना, समझने पे ध्यान देना है, ठीक है। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं इसको क्या, इमेज कहते हैं। क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं, इमेज। ठीक है। प्रतिबिंब क्या होता है तो देखिए, किसी भी वस्तु से आ रही प्रकाश किरणें, किसी भी वस्तु से आ रही प्रकाश किरणें, है ना, परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है ना, जिस बिंदु पर कटती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। किसी वस्तु से, है ना, किसी वस्तु से, किसी वस्तु से आ रही, आ रही प्रकाश किरणें, आ रही प्रकाश किरणें, है ना, परावर्तन या, परावर्तन या अपवर्तन के बाद, अपवर्तन के बाद, ठीक है, अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है, जिस बिंदु पर, बिंदु पर कटती है या कटती हुई, कटती हुई मालूम पड़ती है, कटती हुई मालूम, मालूम पड़ती है ना, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। क्या क्या कहते हैं, उसे प्रतिबिंब कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है, नहीं है। अब इसको हम समझाते हैं। जैसे कोई दर्पण है, मान लीजिए क्या है, ये दर्पण है, ठीक है ना, दर्पण है, मुख्य अक्ष है कि ऑब्जेक्ट है, वस्तु है ना, वस्तु है। अब इससे गई प्रकाश किरणें दर्पण पर पड़ी, है ना, और यहाँ से परावर्तित होकर के क्या होगी, प्रकाश किरणें लौट जाएगी, है ना। परावर्तित होने के बाद जिस बिंदु पर क्या होती है,
कटती है, जिस बिंदु पर कटती है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। तो यहां से लेकर के यहां तक जो है ना, यही क्या हो गया, इमेज हो गया। क्या हो गया, इमेज हो गया। यानी ए और बी क्या है, वस्तु है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इससे क्या हुआ, एक प्रकाश किरण गया दर्पण पर, दर्पण से टकरा करके पुनः वापस आया, और यहाँ से जो किरण गया तो जहां पर काटा वही क्या बना, इमेज का पॉइंट बना, वही इमेज बना, है ना। क्या बना, इमेज बना। मान लीजिए एम और एन है, दर्पण है। ठीक है, ये मुख्य अक्ष है ना, ये मुख्य अक्ष है, प्रिंसिपल एक्सिस जिसको कहते हैं। और ई जो आपका यहाँ पर क्या है, ध्रुव है, पी जिसको कहते हैं पोल, है ना, पोल कहते हैं। तो ये आपका इमेज कहां पर बना, तो यहां से यहां तक क्या बना, इमेज बना, है ना। ये दर्पण है आपका एम। तो इस प्रकार से प्रतिबिंब बनती है। तो या परावर्तन हो या फिर अपवर्तन हो, अपवर्तन में भी होती है ना, अपवर्तन के बाद भी बनती है। तो परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई मालूम पड़ती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के, देख लीजिए, एकदम ध्यान से समझिएगा, इसी में सब चीज हो जाएगा। प्रतिबिंब कितने प्रकार के, दो प्रकार के। कौन कौन, एगो काल्पनिक प्रतिबिंब, एगो वास्तविक प्रतिबिंब, और उसका डिफिनेशन इसी में है, ध्यान से देखिएगा। एगो कौन कौन प्रतिबिंब हुआ, प्रतिबिंब मुख्यतः दो प्रकार के। ठीक है, एगो काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब, एगो वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक, काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या होगा, कटती हुई मालूम पड़ेगा। क्या होगा, कटती हुई मालूम पड़ेगा। इसका डेफिनेशन ऐसे लिखेंगे, किसी वस्तु से आ रही प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती हुई मालूम पड़ती है उसे उस प्रतिबिंब को क्या कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब। कटती हुई मालूम पड़ती है, अब कट रही है कि नहीं कट रही कंफर्म नहीं, लेकिन कटता हुआ मालूम पड़ रहा है, आभासी, है ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे, जो दर्पण के पीछे बनता है। अनुभव करते हैं ना कि दर्पण के पीछे मेरे जैसा कोई एक और इंसान है, रियल में तो नहीं है, लेकिन क्या है, अनुभव करते हैं, कल्पना करते हैं, वही है काल्पनिक प्रतिबिंब, इमेजरी, इमेज, है ना। और वास्तविक प्रतिबिंब में क्या हो जाएगा कि किसी वस्तु से आ रही प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है, एकदम 100% कटती है, तो कटती है तो वास्तविक प्रतिबिंब, कटती हुई मालूम पड़ती है तो काल्पनिक प्रतिबिंब। को दिक्कत, इसी में दोनों डिफिनेशन खत्म हो गया। तो प्रतिबिंब समझ में आ गया, प्रतिबिंब को दिक्कत है नहीं। अब दोनों में अंतर पूछेगा, अंतर बताइएगा। क्या पूछेगा कि वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में, देखिए वास्तविक प्रतिबिंब तथा काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं, है ना, आभासी। इंग्लिश में दोनों का नाम सेम है, इमेजरी, इमेज। ठीक है, इमेजिंग करेंगे, इमेजिंग करना, है ना, तो इमेजिंग करके उसको समझते हैं। देखिए कहता है वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा जो है कटान बिंदु पर फिक्स है, कटवे करेगा। लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब का फिक्स नहीं है कि कटेगा कि नहीं कटेगा। ठीक है, उसके बाद कहता है क्या है कि वास्तविक प्रतिबिंब जो है वस्तु की अपेक्षा क्या होता है, उल्टा होता है। वस्तु इधर है तो प्रतिबिंब इधर बना, है ना, वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है ना, उल्टा होता है। ठीक है, ए बी वस्तु था, या बी ए क्या हो गया, है ना, उल्टा बनता है प्रतिबिंब। और उसके बाद आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है कि वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है ना, सीधा, एकदम सीधा तो सीधा बनेगा, और हम लोग उसको अनुभव करेंगे, देख सकेंगे, मतलब इमेजिंग करेंगे, है ना। लेकिन 100% श्योरली वो बनता नहीं है, इसलिए उसको काल्पनिक नाम दिया गया है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब में प्रकाश ऊर्जा उपस्थित रहता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब में प्रकाश ऊर्जा उपस्थित नहीं रहता है ना। ये आपका क्या हो गया, काल्पनिक और वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर हो गया। ठीक है, आप लोग को पीडीएफ जाएगा, उसमें आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से, एकदम इजी लैंग्वेज में हम लिखे हैं इसको। ठीक है, कोई दिक्कत उसमें नहीं होगी। चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है ना, नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। चलिए अब हम लोग जो है दर्पण में एक चीज जानेंगे
कि कहाँ फोकस होता है, कहाँ फोकस दूरी होता है, कहाँ वक्रता त्रिज्या होता है, कहाँ वक्रता केंद्र होता है, ये सब चीज हम लोग जानेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है? चलिए, हम दो गो दर्पण बना दिए हैं, एगो उत्तल बनाया है, एगो अवतल बनाया है। देखिए, ये उत्तल दर्पण है, ठीक है, उत्तल दर्पण है, और ये जो है आपका अवतल दर्पण है। क्या है? अवतल दर्पण है। क्या है? अवतल दर्पण है। चलिए, थोड़ा बोर्ड में राइटिंग गड़बड़ है ना, हमको खुद ठीक नहीं लग रहा है, स्लिप कर रहा है ना, जिससे राइटिंग ठीक है, तो उससे मतलब नहीं है, मेन हम लोग को कंटेंट समझना है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, और ये क्या है? गोलीय दर्पण का क्या है? एक हिस्सा है। दोनों दर्पण को मिला देंगे तो गोल दर्पण बन जाएगा। दर्पण दो प्रकार के, एक समतल दर्पण, एक गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण का दो हिस्सा है, उसको दो भाग में बांट दिए, एगो उत्तल हो गया, एगो अवतल हो गया। तो उत्तल कौन हो गया? जिसका अंदर वाला भाग को हम पेंट कर दिए, उत्तल हो गया। और जिसका बाहर वाला भाग को हम पेंट कर दिए, वो अवतल हो गया। हिस्सा वही है, टुकड़ा वही है, बस हम क्या किए, एक का अंदर वाला हिस्सा को पेंट कर दिए, परावर्तक सतह इसका उठा हुआ हो गया, बाहर हो गया, तो ये उत्तल दर्पण हो गया। और इसका बाहर वाला हिस्सा को पेंट कर दिए, तो इसका परावर्तक सतह अंदर हो गया, यानी ये अवतल दर्पण हो गया। ये अपसारी दर्पण हो गया, ये प्रकाश को फैला देगा। ये अभिसारी दर्पण हुआ, प्रकाश को एक जगह पॉइंट पर क्या कर देगा, जमा कर देगा। इसका प्रयोग सोलर कुकर में, इसका प्रयोग हाईवे पे स्ट्रीट लाइट पर, फरिया जैसा जो रहता है, गाड़ी का जब रोशनी पड़ता है छितरा देता है, उसको फैला देता है पूरा, है ना। तो ये हुआ। हम लोग जो है अभी मेन बात पर आएंगे कि फोकस क्या होता है ना। तो पहले हम लोग देख लीजिए, ये जो लाइन गया, पहले उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, दोनों में बात एक ही चीज है, कोई दिक्कत नहीं है, बस फर्क वही पेंट का है, परावर्तक सतह का, और कुछ नहीं। इसका परावर्तक सतह ऊपर उठा हुआ, इसका परावर्तक सतह अंदर धसा हुआ, बस, और कुछ नहीं है। देखिए, तो हम लोग पहले उत्तल दर्पण, ये मुख्य अक्ष हो गया। दर्पण का जो ये भाग यहाँ पर जो है, ये पी है, पी मतलब पोल, पी मतलब रे पोल, यानी कि ध्रुव, इसको हिंदी में कहते हैं ध्रुव, है ना, क्या कहते हैं, ध्रुव। तो इसमें प्रकाश जो आई और यहां से टकराने के बाद क्या हुआ, परावर्तित हो गया। तो प्रकाश का परावर्तन होने के बाद जो है, इसका देखिए आभासी प्रतिबिंब जो बनेगा, यहाँ पर बनेगा, है ना, यानी कि मुख्य अक्ष के क्या कहते हैं, दर्पण के पीछे बनेगा, है ना। और ये काल्पनिक होगा, ये काल्पनिक डॉट 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 गया है, और जहां पर कटा है वहीं इमेज बनेगा, उसी को हम लोग फोकस भी कहेंगे। क्या कहेंगे? फोकस कहेंगे। तो मतलब परावर्तन के बाद जो है ना, फोकस पर ही आकर के क्या होती है, बिंदु परावर्तित किरण जाकर के क्या होती है, कटती है। तो उत्तल दर्पण में आभासी रूप से कट रही है, ठीक है। और जो है ये केंद्र है, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र का मतलब ये हुआ कि ये चाप अगर यहाँ से खींचेंगे तो ये गोलीय दर्पण बन जाएगा, है ना, यहाँ से चाप, तो वक्रता केंद्र हो गया, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखिए, अब यहाँ देखिए, P से लेकर के F तक की जो दूरी है ना, P से लेकर के F तक की जो दूरी है, ये हो जाएगा छोटी f। क्या हो जाएगा? छोटी f हो जाएगा, यानी कि फोकस दूरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फोकस दूरी हो जाएगा, ठीक है। और जो है फोकस दूरी जो हो गया, यहां से यहां तक आपका हो गया, है ना। और P से लेकर के C तक का जो दूरी है, P से लेकर के C तक का जो दूरी है ना, P से लेकर के C तक का दूरी को हम लोग क्या कहेंगे? R कहेंगे। याद रखिए, वृत्त में हम लोग जानते हैं, केंद्र से लेकर के ध्रुव मतलब जो वहां तक का दूरी होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। ये R हो गया, इसको वक्रता त्रिज्या कहेंगे। ये वक्रता केंद्र है, C क्या है? वक्रता केंद्र है। R क्या है? वक्रता त्रिज्या है। तो देखिए, फोकस से दुगुना है ना वक्रता के त्रिज्या, है ना। फोकस दूरी से दुगुना है कि नहीं है वक्रता त्रिज्या, यानी आर बराबर क्या हो जाएगा? 2f हो जाएगा। यहाँ पे आर बराबर 2f हो जाएगा। हम लोग आगे प्रूफ भी करेंगे इसको। चलिए, अभी हम लोग फिलहाल जानते हैं क्यों। देखिए, यहाँ पर फोकस इतने 2 है और आर इतना बड़का है, तो आर बराबर क्या हो गया? 2 एफ को जोड़ेंगे तब ना आर के बराबर होगा। तो आर बराबर क्या होता है? 2f हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है? अच्छा, इसमें जो है सब चीज हम लोग समझ में आ गया। सी क्या है? वक्रता केंद्र है। आर क्या? वक्रता त्रिज्या है। एफ क्या है? फोकस है। छुटकी एफ क्या है? आपका फोकस दूरी है ना। और इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है। तो हम जो है इसको स्पष्ट रूप से लिख देते हैं। यहाँ भी वही बात होगा, यहाँ भी एफ से लेकर के पी तक का जो दूरी है, एफ है, छुटकी एफ मतलब फोकस दूरी। यहाँ से लेकर के जो है आर है, कहाँ तक? यहाँ तक, ध्रुव तक जो ना, ये क्या है? आर है, ठीक है।
और हम यहाँ साइड में लिख देते हैं लोग, ठीक है। बड़की एफ बराबर हो गया फोकस, क्या हो गया, फोकस। छोटकी एफ हो गया फोकस दूरी, ठीक है, फोकस दूरी, ठीक है। उसके बाद जो है अब क्या बचा, आर। आर हो गया वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। और आपका जो है सी हो गया वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सबका डेफिनेशन समझ गया। पी हो गया आपका ध्रुव, पी हो गया क्या, ध्रुव हो गया, पोल जिसको हम लोग कहते हैं, पोल है ना, हिंदी में कहते हैं इसको ध्रुव, है ना, ध्रुव कहते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आगे इसका पढ़ेंगे। आर बराबर क्या होता है, 2f होता है, उसको प्रूफ भी करेंगे, है ना। फिलहाल हम लोग को मेन परिचय जानना था कि कौन क्या होता है, उसको हम लोग जान गए, समझ गए, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, है ना। नेक्स्ट टॉपिक में क्या है कि गोले दर्पण के लिए जो है आवर्धन से आप क्या समझते हो, गोले दर्पण के लिए क्या है, आवर्धन का, आवर्धन प्रूफ करना है, आवर्धन निकालना है। आवर्धन क्या होता है, दर्पण आवर्धन निकालना है ना। तो आवर्धन बराबर फॉर्मूला होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई होती है ना। तो चलिए हम लोग जो है आवर्धन को प्रूव करते हैं, है ना, ठीक है। आवर्धन को हम लोग इसमें प्रूव करते हैं। चलिए अब हम लोग जो है क्या प्रूव करेंगे, गोलीय दर्पण के लिए आवर्धन, है ना, गोलीय दर्पण के लिए आवर्धन। आवर्धन, है ना, एम निकालना है इसका, है ना, मैग्निफिकेशन करते हैं। अच्छा, आवर्धन का क्या होता है डेफिनेशन कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। तो चलिए आवर्धन बराबर हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। आवर्धन बराबर फॉर्मूला लिखते हैं। आवर्धन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, है ना, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, ठीक है। तो आवर्धन को हम लोग एम से सूचित करते हैं। एम बराबर आपका क्या होगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है आपका क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या हो जाएगा, एक मिनट हम फिगर बना देते हैं छोटा सा, एक मिनट। चलिए ये फिगर हम बना दिए हैं, है ना। ये क्या है, अब वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, ये दर्पण है। दर्पण में जब इसका जो है क्या हुआ, प्रतिबिंब बना यहाँ पर, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या हो गया, h2 हो गया। यहाँ से लेकर के यहाँ तक वस्तु की ऊंचाई h1 हो गया। तो हम m बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ से m बराबर लिखेंगे h2। प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है, h2 है, और वस्तु की ऊंचाई क्या है, h1 है। तो h2 बटा h1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, h2 बटा h1। ये हो गया आपका समीकरण फर्स्ट हो गया, इसका यूज करेंगे हम लोग अभी, ठीक है। उसके बाद आते हैं यदि, यदि अगर पूछता है, यदि, है ना, यदि प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, दूरी क्या हो, भी, तथा वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी u हो, तो फिर यहाँ m बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो वही हो जाएगा प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी, इसको वही लिखेंगे ना। आवर्धन बार क्या लिख देंगे, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, दूरी बटा वस्तु की दूरी, दूरी, ठीक है। आप लोग जो है थोड़ा राइटिंग गंदा हो रहा है, ध्यान दीजिएगा इसमें, है ना। नहीं समझ में पीडीएफ तो मिलेगा ही, मेन समझने फोकस करना है। यहाँ पर एम बराबर आपका क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की दूरी आपका क्या है, भी है ना, अब बटा वस्तु की दूरी क्या है, यू है। लेकिन भी क्या है, देखिए कि संख्या रेखा अगर इसको मानते हैं, मुख्य अक्ष को, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस है ये, है ना, तो ये मुख्य अक्ष है। अगर इसको हम लोग संख्या रेखा मानते हैं, ठीक है, तो इसका ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव होता है, इसलिए वो जो है क्या कहते हैं, क्या कहते हैं,
प्रतिबिंब की दूरी इसका क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको माइनस में लिखते हैं। तो ये आपका क्या हो जाता है, समीकरण सेकेंड हो जाता है। ठीक है, निकल गया आपका m बराबर माइनस v बटा u, समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गया। अब हम लोग जो है ना दर्पण सूत्र का प्रयोग करेंगे, दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से। तो दर्पण सूत्र हम लोग का क्या होता है, 1 बटा क्या होता है, 1 बटा v प्लस 1 बटा u बराबर 1 बटा f होता है ना। तो लिखेंगे इसको 1 बटा v प्लस 1 बटा u बराबर 1 बटा f होता है ना। अब इसके दोनों तरफ क्या करेंगे, v से गुना कर देंगे। अब देखिए इसका दोनों तरफ क्या करेंगे, है ना, दोनों तरफ इसके दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ v से गुना कर देंगे, गुना करने पर। तो यहाँ से जब v से गुना करेंगे तो v गुना आपका 1 बटा v हो जाएगा, प्लस v गुना 1 बटा u हो जाएगा बराबर 1 बटा v गुना 1 बटा f हो जाएगा, v गुना 1 बटा f हो जाएगा। आपका ये v और v खत्म हो जाएगा, ये बच गया यहाँ पर क्या 1 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा v बटा u हो जाएगा, v गुना 1 v बटा u हो जाएगा। आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा v बटा f हो जाएगा, v गुना 1 बटा f हो गया। हम लोग जो है अभी जो है यहाँ समीकरण 2 में निकाले हैं m बराबर क्या निकाले हैं, माइनस v बटा u निकाले हैं। तो यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका प्लस v बटा u है, तो हम इसके जगह में क्या लिख सकते हैं, माइनस। अब इसका माइनस अगर इधर ठेल देंगे तो इधर प्लस हो जाएगा, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इसका माइनस इधर ठेल देंगे तो m में अगर माइनस लगा देंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये हमको प्लस में दिया हुआ, तो यहाँ पर मेरा m क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस ब्रैकेट में m माइनस में हो जाएगा, मेरा m माइनस हो जाएगा, v बटा f हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है। अब देखिए अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, यहां से क्या करते हैं कि अब जो है m बराबर क्या कर, m को इधर भेज देते, इसको इधर कर देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, m को बराबर के उस पार कर देते हैं, v बटा f को इस पार कर देते हैं। यहाँ 1 है ना, v बटा f आपका क्या है इधर प्लस में, इस पर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, v बटा f। m इधर माइनस में है, उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो m बराबर आपका क्या निकल गया, m बराबर क्या निकल गया, m बराबर क्या निकल गया 1 माइनस v बटा f। यही आपका व्यंजक हो गया, क्या हो गया, व्यंजक हो गया, m का व्यंजक हम लोग यानी कि आवर्धन के लिए प्राप्त व्यंजक मेरा यही हो गया, m बराबर क्या हो गया 1 माइनस v बटा f। ये व्यंजक आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, निकल गया आपका वैल्यू, यही था आवर्धन ना, गोलीय दर्पण के लिए आवर्धन यानी m का वैल्यू निकला, यहाँ पर व्यंजक प्राप्त किए हम लोग। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वही अभी जो थोड़ा देर पहले हमने दर्पण बनाया और उसमें हम लोग क्या किए थे, r बराबर 2f जो बताए थे, r बराबर 2f कैसे होता है ना, उस चीज को हम लोग क्या करेंगे अभी प्रूफ करेंगे। ठीक है, चलिए अब जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका दर्पण में, सिद्ध करिए कि f बराबर r बटा 2 या r बराबर 2f होता है। 5 नंबर में आप लोग को फिजिक्स में पूछ देगा। ठीक है, पूछा हुआ क्वेश्चन भी है, हर बार पूछता है लगभग, है ना। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा। तो इसका सॉल्यूशन में आना है, सॉल्यूशन में क्या करना है, सॉल्यूशन में आना है और लिखना है, क्या लिखना है, माना कि क्या, माना कि mn क्या है, एक अवतल दर्पण है। ठीक है, जिसमें क्या है p क्या है, p ध्रुव है ना, जिसमें p ध्रुव है, c वक्रता केंद्र है ना। उसके बाद लिखना है अवतल दर्पण में जो है मुख्य अक्ष आपका CP मुख्य अक्ष है, ये सब लिख देना है ना। माना क्या, माना कि mn क्या है, अवतल दर्पण है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है C जो है, C क्या है, वक्रता केंद्र है। ठीक है, CP जो क्या है, C और P क्या है आपका, CP जो है आपका क्या है, एक प्रकार से क्या है यहाँ से वक्रता त्रिज्या है, इसको R भी कह सकते हैं आप लोग, CP बराबर R है ना, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या है ना। P क्या है, P ध्रुव है ना, P क्या है आपका ध्रुव है। F क्या है, फोकस है, छोटी f क्या है आपका फोकस दूरी है ना, फोकस दूरी है। इतना बात हम लोग लिखे हैं, इस पर लिख दिए है ना। उसके बाद इसको बनाना स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है,
क्या कीजिएगा, इसको बनाना स्टार्ट कीजिएगा। अब क्या करना है कि परावर्तन के नियम से, है ना, अब परावर्तन के नियम से क्या होता है, एंगल 1 बराबर एंगल 2, हम लोग पढ़े हैं ना परावर्तन का नियम। सी बी क्या है ना, इस पर अभिलंब डाला गया है ना, तो एंगल 1 जो है यहाँ पर दिख रहा होगा, एंगल 1 और एंगल 2 है। तो परावर्तन का नियम हमको ये सिखाता है कि एंगल 1 बराबर एंगल 2 होता है ना, तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 है, क्योंकि दर्पण या परावर्तन तो नियमानुसार हो ही रहा है, इसलिए एंगल 1 बराबर एंगल 2 हो जाएगा। ये एंगल है ना, ये कोण है, कोण 1 इक्वल टू कोण 2, यानी एंगल 1 बराबर एंगल 2 होता है ना। इसको समीकरण क्या कर देंगे, फर्स्ट लिख देंगे। उसके बाद जो है आप क्या करेंगे, यहाँ जो है ए बी क्या है, समांतर है किसके, तो सीपी के समांतर है, यानी ए बी जो किरण है इस सीपी के क्या है, समांतर है। ए बी किरण क्या है, सीपी के समांतर है। ए बी है, ये सीपी है ना, सी और पी दिख रहा है ना, तो ये क्या समांतर है, ये समांतर है। जिन्हें जो है जिन्हें क्या हो रहा है, जिन्हें बीसी द्वारा क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है ना, बीसी प्रतिच्छेद करती है, बीसी क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। ये जो बीसी है, बीसी ये क्या कर रहा है, सीपी को क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, और ए बी को भी प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए एकांतर कोण यहाँ पर बन जाएगा। एकांतर कोण इतने एंगल 3 दिए है एकांतर कोण, इसलिए एकांतर कोण यहाँ पर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा किसके, तो एंगल 1 के। एंगल 1 के एकांतर कोण क्या हुआ, बराबर हुआ कि नहीं हुआ। 3 जो है एकांतर कोण का नियम हम लोग जानते हैं, है ना, जब ये प्रतिच्छेद करती है तो इधर का कोण और इधर का कोण क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो यहाँ से क्या होगा, एंगल 1 बराबर क्या हो जाएगा, एंगल 3 हो जाएगा। कैसे, तो एकांतर कोण से, किसे, एकांतर कोण के नियम से ना, एकांतर कोण से। ठीक है, हो गया, ये आपका समीकरण 2 हो गया। अब दोनों समीकरण का जब हम प्रयोग करेंगे, समीकरण 1 एंड समीकरण 2 का प्रयोग करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, एंगल 1 कट जाएगा, तो एंगल 2 बराबर क्या हो जाएगा, एंगल 3 हो जाएगा। एंगल 2 बराबर क्या हो जाएगा, एंगल 3 हो जाएगा, है ना। अब आइए इधर, अब देखिए त्रिभुज अब बन जाएगा, एगो त्रिभुज बना है, क्या नाम पड़ा है त्रिभुज का, बीसीएफ, त्रिभुज बीसीएफ। बीसीएफ एक त्रिभुज बन गया है, ये जो क्या है, ये त्रिभुज बन गया है, ऐसे करके है ना। ये त्रिभुज में है ना, ये त्रिभुज में क्या क्या है देखिए, तो एंगल 2 बराबर एंगल 3 है ना, इसलिए जो है सी एफ बराबर क्या हो गया, बी एफ हो गया। सी एफ बराबर क्या हो गया, बी एफ। सी एफ जो है बी एफ के बराबर हो गया, क्यों, तो यहाँ पर मेरा है दोनों कोण बराबर है, तो सम्मुख कोणों के सम्मुख भुजा क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं ना, तो इसलिए सी पी बराबर क्या हो गया, सी एफ बराबर क्या हो गया, सी एफ, यहाँ से ई भुजा और ई भुजा क्या हो गया, बराबर, क्योंकि इस एंगल के सामने वाला भुजा ये है और इसके एंगल के सामने वाला भुजा ये है, इसलिए ये दोनों क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया। सी एफ बराबर बी एफ हो गया। कोई दिक्कत है, समान कोण के सम्मुख भुजा, इसमें लिख दीजिएगा समान कोण के सम्मुख भुजा, है ना, समान कोण के सम्मुख भुजा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, समान कोण के सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं है। बिंदु पी बी को जो है पी के अति निकट लाने पर, अब यहाँ पर क्या करते हैं, बिंदु बी को जो है, बिंदु बी को पी के अति निकट लाएंगे, अति निकट लाने पर, यानी कि इस बी को जो है ना थोड़ा सा क्या करेंगे, सटा के यहाँ पर ला देंगे, एकदम पी के बगल में ला देंगे। ठीक है, पी के कहाँ ला देंगे, एकदम पूरे नजदीक ला देंगे, एकदम पूरा। ठीक है, तो लाने पर क्या हो जाएगा आपका, बी एफ बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ है ना, पी एफ और बी एफ हमेशा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, पी एफ बराबर बी एफ हो जाएगा। यानी कि बी को क्या किया, पी के अति निकट लाए, मतलब एक बात समझिए, इसको ला करके यहाँ पर रख दिए, इठो लाइन आकर के क्या हो गया, सट गया ना इस पर,
ठीक है। तो ये जो है बी और एफ का जो दूरी है उतनी दूरी आपका पी और एफ का हो जाएगा, यही बताया। पी एफ बराबर क्या हो गया, बी एफ हो गया। ठीक है। अब यहां से फिर क्या होगा, पी एफ बराबर क्या हो जाएगा, सी एफ बी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई, तो सी एफ बराबर बी एफ था, तो बी एफ की जगह में क्या हो गया, सी एफ होगा, नहीं होगा, दोनों भुजा बराबर है, तो बी एफ की जगह में हम क्या लिख दिया, सी एफ लिख दिया। पी एफ बराबर सी एफ हो गया। अब देखिए कि पी एफ बराबर हमको क्या करना है, पी एफ निकालना है। तो पी एफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सीपी में सी एफ को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो मेरा पी एफ निकलेगा, जिसको हम लोग छोटी एफ माने, फोकस दूरी, है ना। तो पी जो है पी एफ, ठीक है, पी एफ बराबर हमको क्या निकालना है, पी एफ बराबर वैल्यू निकालना है, जिसमें हम जान गए पी एफ और सी एफ क्या है, दोनों बराबर है। सी एफ भी क्या है, पी एफ के बराबर है, लेकिन हमको पी एफ निकालना है, इतना तो निकालना है। इतना बड़का में अगर इतना तो घटा देंगे नहीं निकल जाएगा ना, तो वही काम करना है। तो सीपी में क्या करेंगे, सी एफ घटा देंगे, सीपी माइनस सी एफ घटा देंगे, सीपी माइनस सी एफ घटा दिए, जिसमें क्या हो जाएगा, अब देखिए, सॉरी, सीपी माइनस पी एफ, पी एफ है ना। अब देखिए, अब क्या करेंगे, हम पी एफ को एक तरफ कर लेंगे, पी एफ इधर है तो पी एफ को भी इधर ले आएंगे, माइनस में इस पर आएगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, पी एफ इधर क्या हो गया, सीपी बच गया, पी एफ क्या हो गया, टू पी एफ हो जाएगा, बराबर क्या है, सीपी हो जाएगा। ठीक है। देखिए अब काम हमारा लगभग हो गया है। ठीक है। तो पी एफ बराबर क्या है, यहाँ पर छोटी एफ है ना, ये पी एफ को हम क्या बोले हैं, फोकस दूरी बोले, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी को क्या बोले, फोकस दूरी, फोकस है ना बड़की एफ, तो पी एफ क्या हो जाएगा, छोटकी एफ है, तो टू एफ हो जाएगा। सी पी को हम क्या माने, सी और पी को क्या माने, आर माने हैं, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, सी पी की जगह में आर हो जाएगा, तो आर बराबर टू एफ हो गया, या एफ बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, आर बटा टू, ये दो गुना में इस पारा करके क्या हो गया बस, तो ये दोनों अपने आप में क्या हो जाएगा, प्रूफ हो गया, है ना, यही प्रूफ करने बोला था। यानी कि इससे हमको ये प्रूफ हो गया कि फोकस जो है वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है, या वक्रता त्रिज्या फोकस का क्या होता है, दुगुना होता है। ये बात हम प्रूफ कर दिए। हम सिंपल बताए थे, यहां से लेकर के यहाँ तक फोकस की दूरी होती है, फोकस से लेकर ध्रुव तक का दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, वक्रता केंद्र से ध्रुव तक का दूरी को आर कहते हैं। तो आर स्वाभाविक है, बड़का है, एफ छोटका है, तो आर क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा फोकस का। तो वही चीज मेरा प्रूफ हो गया। ठीक है, कुछ नहीं किए। यहाँ पर क्या है, पी एफ बराबर बी एफ, हमारा जो है बी को क्या किए, पी के अति निकट, यहाँ समझ में नहीं आया होगा, ध्यान से फिर समझिए, ये बी को क्या किए, पी पर ला करके खड़ा कर दिए, यानी इसको पकड़ के टांग के यहाँ पर क्या कर दिए, सटा दिए पी पर। तो इसलिए जो है ना, पी एफ और बी एफ क्या हो गया, बराबर हो गया, पी एफ और बी एफ हमेशा आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया, यानी कि ई भुजा और ई भुजा क्या हो गया, बराबर हो गया। जब बराबर हो गया तो पी एफ बराबर हम क्या कर सकते हैं, सी एफ भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम सी एफ बराबर बी एफ यहाँ लिख दिए समान कोण के सम्मुख भुजा, तो सी एफ से बी एफ हो गया, है ना। तो पी एफ और सी एफ क्या हो गया, बराबर हो गया। तो हम यहाँ पर क्या कर लिए, अब सी एफ पी एफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सी पी में क्या करेंगे, पी एफ को घटा देंगे, है ना, पी एफ निकालना है, पी एफ निकालने के लिए बड़का में छोटका घटा देंगे, नहीं निकल जाएगा, वही निकाल लिए। अब जब निकालने तो उसको इधर एक माइनस वाला इस पर ले, एक जात हो गया, टू पी एफ हो गया, इधर सीपी हो गया, पी एफ को हम क्या माने, छोटकी एफ माने हैं, तो टू एफ हो गया। सीपी को क्या माने, बड़की छोटकी आर माने, यानी वक्रता त्रिज्या माने हैं, तो वो क्या हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गया। यहाँ पर आपका क्या है, हम फोकस बोले ना, फोकस दूरी है, अच्छा आर, हाँ, सीपी या आर क्या है, वक्रता त्रिज्या है, बता दिए हैं, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होगा, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, प्रूफ प्रूफ, कोई दिक्कत नहीं है, खत्म हो गया इसमें। अब इसमें कुछ रहा नहीं, एक दर्पण सूत्र है, उसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। और एक छोटा सा क्वेश्चन है ना, छाया, छाया किसे कहते हैं, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं, थोड़ा सा छोटा सा क्वेश्चन है। छाया और जैसे हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़ते भी उसी प्रकार छाया पढ़ते हैं, छाया में क्या होता है थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, इसको उतार लीजिए आप लोग, है ना, या हम, चलिए उतार लिए, हाइट हट जाता था। देखिए छाया के बारे में हम लोग कहते हैं, जब कोई प्रकाश पथ पर अपारदर्शी वस्तु को हम रख देंगे, क्या है, अपारदर्शी वस्तु है, अपारदर्शी
है ना, वस्तु है, वस्तु को रखेंगे तो इसको प्रकाश पार कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो इसके पीछे वो काला क्षेत्र बन जाएगा, क्या बन जाएगा, काला या अंधेरा क्षेत्र बन जाएगा, है ना। और यही काला क्षेत्र या अंधेरा क्षेत्र को क्या कहते हैं, छाया कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, छाया कहते हैं। यानी कि प्रकाश के पथ पर जब कोई अपारदर्शी वस्तु को रखते हैं तो वो अपारदर्शी वस्तु को प्रकाश आर पार नहीं कर पाती है, जिसके कारण उसके पीछे क्या बन जाता है, एक काला क्षेत्र बन जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, छाया कहते हैं। क्या कहते हैं, छाया कहते हैं। छाया दो प्रकार का होता है, एगो उप छाया होता है, एगो पर छाया होता है। पर छाया और उप छाया में क्या होता है, जिसमें प्रकाश जो है ना, मतलब एक प्रकार से जो है ना क्षेत्र में प्रकाश का अंशतः भाग दिखाई पड़े, है ना। यानी कि किसी छाया का वह भाग जिसमें प्रकाश स्रोत संभवतः दिखाई ना पड़े उसे पर छाया कहते हैं, मतलब पूरा डार्कनेस हो जाएगा तो पर छाया हो जाएगा। उप छाया में प्रकाश का अंशतः भाग दिखाई पड़ेगा। जैसे देखिए ये आप लोग को यहाँ पर प्रतिबिंब दिख रहा है छाया, मेरा हाथ को प्रकाश पार नहीं कर पा रहा है आया, लेकिन यहाँ पर लेकिन फिर भी प्रकाश का स्रोत क्या हो रहा है, अंशतः दिखाई पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। तो ये आपका हो गया उप छाया। अच्छा वही अगर जो है ना पूरा तरह से क्या हो जाएगा, दीवार के पीछे, इस दीवार में लाइट जल रहा है, उस दीवार के पीछे जाकर देखें, यानी मेरे बोर्ड के पीछे देखेगा तो परछाया होगा, उसको प्रकाश एकदम पार नहीं कर पाएगा, है ना, एकदम दिखाई नहीं पड़ेगा, उधर पूरा अंधेरा डार्कनेस। तो डार्कनेस हो गया परछाया, और उप छाया हो गया जहां पर डार्कनेस नहीं होता, मतलब छाया होता है, मतलब उतना ज्यादा प्रबल छाया नहीं होता, उसमें प्रकाश स्रोत क्या होता है, अंशतः दिखाई पड़ता है। तो आप लोग का ये चैप्टर पूरा तरह से हैप्पी एंडिंग हुआ, खत्म, इसमें कुछ नहीं रहा। अब जो है प्रकाश का अपवर्तन शायद आज नहीं ले पा रहे हैं, देखते हैं कि अगर थोड़ा देर में 2 घंटा के बाद अगर ले लिए तो ठीक, नहीं तो फिर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए ठीक है, थैंक यू आप लोग को।